बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रेट लॉ, रेट इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दो टॉपिक्स आज के लेक्चर में शामिल हैं। रेट लॉ या रेट इक्वेशन, इसकी तरफ आते हैं। ये क्या चीज है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो हमें ये दिखाता है कि किस तरह एक रिएक्शन का रफ्तार रिलेट करता है अमाउंट से। तो दो बातें हैं, रफ्तार और मिकदार। रफ्तार और मिकदार यानी कंसंट्रेशन। कोई रिएक्शन में आप मिकदार यूज कर रहे हैं और रफ्तार में आप लोग स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, लेकिन स्पीड से एक अच्छा लफ्ज हमने यूज किया था, रेट। सो रेट एंड कंसंट्रेशन, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक हमें बता रहा है वो क्या है? वो है रेट लॉ या रेट इक्वेशन। मिसाल के तौर पर, अच्छा एक और बात, सॉरी मैं ये नहीं बता सका, एक्सपेरिमेंटली ये बहुत ज्यादा लाजमी है। एक आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर आप कोई मालूमात लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सी, जैसे आपके सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा गया है। एक तो इससे भी आपको पता चलेगा कि इसका रफ्तार और अमाउंट क्या होगा, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली बयान करना होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट हो रहे हैं ओजोन के साथ, और वहां पे जाकर N2O5 और ऑक्सीजन मिल रहा है। आज की इस पूरे लेक्चर में, रेट ऑर्डर में, रिएक्शन काइनेटिक्स में, प्रोडक्ट साइड पर हम लोग देखते नहीं, हमने रिएक्टेंट साइड पे देखना है, क्योंकि हमारा जो रफ्तार है वो रिएक्टेंट साइड पे डिपेंड करता है। आपका एक ही रिएक्शन है ना, सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं जरा ये रिकॉर्डिंग जरा चेक करूं। यस, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपने रिएक्टेंट्स की अमाउंट के साथ रफ्तार देखना है, तो इसीलिए हम लोग रिएक्टेंट ही को देखते हैं। अब इस पर अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप अप्लाई करें, लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर ये वाला लॉ आप इस पर अप्लाई कर लेते हैं, तो उस हिसाब से ये होगा कि रेट, इस रिएक्शन का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NO2 के अमाउंट का और O3 के अमाउंट का। इस तरह हम लोग बोलते हैं ना, लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से। और दूसरी बात, लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर किसी रिएक्टेंट के सामने कोई कोएफिशिएंट नंबर है, 2, 3, 4 नंबर है, जैसे कि NO2 में यहाँ पर 2 उसके सामने लिखा हुआ है 2, तो ये एज अ कोएफिशिएंट ऊपर जाकर यहाँ आ जाएगा, NO2 के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। ये था रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। आप प्रोपोर्शनलिटी का निशान बाद में मिटा देते थे, आप इसको लिखते थे रेट इज इक्वल टू, इधर आप एक कांस्टेंट के लिखते थे और फिर आप दोबारा से वो चीजें एज सच लिख लेते थे जैसे पहले लिखा हुआ NO2 की कंसंट्रेशन, ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है एक्सपोनेंट, और O3 आप लोग इस तरह लिखते थे। सो ये जो दो था ये एक्सपोनेंट था, दिस वाज व्हाट, एक्सपोनेंट। ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन में। लेकिन जब आप रेट लॉ की तरफ आएंगे तो थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी इसमें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखना काफी नहीं है, तजर्बा करके चेक करना पड़ेगा कि तजर्बे के दौरान रफ्तार के साथ कौन कौन से रिएक्टेंट का अमाउंट वो रिलेटेड है, तो अब देखना पड़ेगा। अब यही जो इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला एक इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसका रेट जो इक्वेशन है या रेट लॉ है, उसको लिखने का तरीका अभी मैं आपको बताता हूं। इसका लिखने का तरीका जरा देखो, ये ऐसा है, रेट, इसको रेट इज इक्वल टू के। अब प्रोपोर्शनलिटी का निशान आपने ऑलरेडी से हटा दिया है, रेट इज इक्वल टू के, जैसे कि यहां पर भी के लिखा था, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन भी के लिखा था,
अब ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखना है, NO2 ब्रैकेट एंड O3। आप लोग हैरान हो जाओगे, ये तो बिल्कुल वही बात है जो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा, लेकिन यहां पर अगर आप गौर से देखो, यहां पर वो 2 नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया। जब हम खुद तजर्बा कर रहे थे वहां पर हमने ये देखा कि रफ्तार NO2 का जस्ट एक एक्सपोनेंट 1 जो था वो इसके साथ रिलेट कर रहा था, जस्ट 1। जाहिर अगर नंबर नहीं लिखा हुआ है फिर तो 1 ही लिखा जाता ना। तो तजर्बे के दौरान पता चला कि रफ्तार जो है वो NO2 का 1 मोल से ही वो रिलेटेड है। सो अब हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते। ये बात मैंने आपको बताना था। ये जो आपने अभी ये पढ़ा, दिस इज व्हाट, ये जो आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली लिख रहे हैं, कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेट इक्वेशन या रेट लॉ। आपके सामने कोई भी इक्वेशन आएगा तो आप उसका रेट इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ बैलेंस इक्वेशन को नहीं देख सकते, आपको तजर्बे के दौरान हालात को देखना पड़ेगा कि क्या हालात है, कौन सा रिएक्टेंट रिएक्शन के रफ्तार के साथ रिलेटेड है। कभी कभी ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके सामने देखो, सपोज ए है, बी है, सी है, ये सब के सब रिएक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज बन रहा है, डी बन रहा है, ई बन रहा है, तो इसका जो रेट होगा, बाज औकात ऐसे रिएक्शन होते हैं उसमें रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। बी और सी रिएक्शन में तो हिस्सा ले रहे हैं, कोई शक नहीं है, रफ्तार में हिस्सा नहीं ले रहे। खासकर मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन में स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। उनमें से एक स्लोवेस्ट स्टेप होगा, उसका नाम है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो तजर्बे के दौरान रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जाहिर है वो जो स्लोवेस्ट स्टेप है मैं उसकी बात कर रहा हूं। स्लोवेस्ट स्टेप में जितने रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं वो आपके रिएक्शन की रफ्तार को मुतासिर कर, बस ये मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस ए बी सी में जो है रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, रिएक्टेंट सी में अगर सिर्फ ए हिस्सा ले रहा है तो इसका रेट क्वेश्चन होगा ए ओनली। अगर ए और सी हिस्सा ले रहे हैं, बी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम ब्रैकेट में इधर सी लिख लेंगे। साथ ही साथ एक्सपोनेंट को ऐड करना या एक्सपोनेंट को ऐड नहीं, का पावर की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर आप लोग ब्रैकेट के ऊपर 2 या 3 लिखते हैं, वो ऐड करना है या नहीं करना है वो भी तजर्बे से ही पता चलेगा कि इधर 2 लगाना है या 3 लगाना है या 1/2 लगाना है। ये सारे के सारे आप लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देकर नहीं लिख सकते, तजर्बे के दौरान देखना पड़ता है। ओके, आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले पहले मैंने आपको रेट लॉ इसीलिए पढ़ा है क्योंकि अब बार बार वो रेट इक्वेशन, रेट लॉ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह प्रैक्टिस होते होते आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन में सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट्स, जितने एक्सपोनेंट्स है उनको अगर आप प्लस करोगे तो उनसे जो नंबर आएगा वो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। Exponents to which the molar concentration terms in the rate question are raised। raised का मतलब ये है मोलर concentration। ये जरा स्टेटमेंट जरा देखे, concentration terms in the rate equation are raised। एक आम स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बट डोंट वरी, ये आपका कंसंट्रेशन है, ए कंसंट्रेशन। इधर अगर आप 2 लिखोगे तो ये इसका मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट क्वेश्चन आर रेज्ड। आपने 2 को ऊपर कर दिया, ये आपने रेज्ड कर दिया, ठीक है। 3 लिखो, 4 लिखो, वगैरह वगैरह। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जितने एक्सपोनेंट्स है उनको आप प्लस कर दो, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं 2 मोल्स ए ले लूं, 1 मोल बी ले लूं, इसको रिएक्शन करके इसका बना दूं, प्रोडक्ट सी बन जाए, तो उसका रेट को लिखने का तरीका हम लोग बार बार लिखेंगे, वो अभी लिखेंगे रेट इज इक्वल टू
के, हाँ, ब्रैकेट में ए का कंसंट्रेशन और इसके सामने जो 2 है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, रेज्ड करेंगे इसके कंसंट्रेशन को। और साथ ही साथ और क्या चीज है, बी है। बी का चूंकि 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम लोग सम अप करेंगे, सम अप, सम सम अप, ए का एक्सपोनेंट जमा बी का एक्सपोनेंट। तो ए जो है वो 2 है, बी 1 है, तो 2 + 1 = 3। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये कितना आसान होता अगर सारे रिएक्शन इस तरह होते, मतलब हम सिर्फ उसके एक्सपोनेंट को प्लस करते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का एग्जैक्टली यही तरीका है। बिल्कुल आपको सम करना होगा, आपको इनके कोएफिशिएंट को प्लस करना होगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सपोनेंट आपको लिखना होता है ये आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं लिख सकते। दोबारा मैं अभी बता रहा हूं, ये जो एक्सपोनेंट है ये आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चलेगा कि आया आपने 2 लगाना है या 2.1 लगाना है या 1 लगाना है, बिल्कुल लगाना ही नहीं है, 0 भी आ सकता है। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखे आप लोग फिर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड simply all the time from balanced chemical equation। कभी कभी तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही डिटरमाइन हो जाएगा और कभी कभी डिटरमाइन नहीं होगा, क्योंकि असल बात तजर्बे की है। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो कुछ हुआ वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि 2A और B आपस में मिलके C बनाएगा, तो उसका ऑर्डर ऐसा हो सकता है कि 2 का जब आप एक्सपोनेंट लिखोगे तो ये 2 उसके ऊपर आएगा और B जो है उसके ऊपर 1 आएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा 2 + 1 होगा। ऑर्डर 2 + 1, तो इसका ऑर्डर 3 हो सकता है। बिल्कुल ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से और तजर्बे दोनों के दौरान वो सेम रिजल्ट आया। तजर्बा भी वही कह रहा है कि हाँ इतना है, और जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो भी ये कह रहा है। अब देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2A है और B है, अगर आप इसको, लेकिन जब आप तजर्बा करके पता लगाओगे तो वहां पर आप ए को आप 2 नहीं लिख सकते हैं, उधर आप बी का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, 1 है, ए का भी 1 है, 2 आप नहीं लिख सकते हैं। तो लगता ऐसा कि इसका 3 आएगा, लेकिन इसका 1 + 1 आएगा, ये 2 आएगा। तजर्बे ने बताया कि भाई इस वाले रिएक्शन में ए जो है उसका एक्सपोनेंट सिर्फ एक ही रिलेट कर रहा है, तो फिर आप मजबूर है आप 1 लिखोगे। अब दूसरी बात पे एक एक ओरिजिनल एग्जांपल है। 2NO2 और ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ओजोन गैस, ये N2O5 इससे बन रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन बन रहा है। ये एक ओरिजिनल इक्वेशन है कि ओरिजिनल केमिकल रिएक्शन है। इसका रेट अगर आप देखोगे, इसका रेट ऐसा है, रेट इज इक्वल टू के NO2। बैलेंस इक्वेशन से ऐसा लगता है कि इसके ऊपर 2 लिखेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने बताया कि NO2 का 2 पावर रिलेट नहीं कर रहा है, जस्ट 1 पावर रिलेट कर रहा है, सिंगल एक्सपोनेंट रिलेट कर रहा है, तो 1 ही लिखा जाएगा। और दूसरा जो है ओजोन है, ओजोन भी हिस्सा ले रहा है लेकिन उसका भी पहले से 1 है। तो अब अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो ये बनेगा 1। एक इसका एक्सपोनेंट 1 है और O3 का भी एक्सपोनेंट 1 है, तो दैट इज 2। ऑर्डर इसका 2 हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर देखोगे वो तो 3 बता रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से आपको 2 मिल रहा है। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का तरीका।
अब जब आपको मैंने ये समझा दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो तजर्बे से ही पता लगाया जा सकता है, तो मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लाऊंगा। उन रिएक्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, वो आपको बताऊंगा। जरा देखते जाइए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन देखो। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक डेफिनेशन तो वहां पर हो गया, एक दूसरा डेफिनेशन भी है आपके बुक में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक और डेफिनेशन ये भी है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लोवेस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो इस लिहाज से फिर अब गेम अलग है। अब देखो, ए प्लस बी जो है सी प्लस डी बना रहा है, इसमें हमने जब रेट को देखा था रफ्तार में स्लोवेस्ट स्टेप में, हमने देखा कि ए जो है वो भी हिस्सा ले रहा है रिएक्शन में, हमने देखा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हिस्सा ले रहा है, और बी जो है वो भी हिस्सा ले रहा है। तो हमने देखा कि चूंकि ए और बी दो चीजें हैं, अब आप लोग इधर एक्सपेरिमेंट को नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं कि दोनों हिस्सा ले रहे हैं, तो इसमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ये इस डेफिनेशन के हिसाब से रिएक्शन के दौरान जो स्लोवेस्ट स्टेप है, बाकी स्टेप में जो स्लोवेस्ट स्टेप में उसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी रिएक्शन कर रहे हैं, सी और डी बन रहा है, लेकिन जब आपका स्लोवेस्ट स्टेप में आपने चेक किया, वहां पर आपने देखा कि सिर्फ ए यूज हो रहा है, बी यूज नहीं हो रहा है। तो चूंकि अब सिर्फ ए यूज हो रहा है, तो ए आपका वन मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा, एक रिएक्टेंट हिस्सा ले रहा है, हम उसको वन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, हालांकि मॉलिक्यूल तो बहुत हो सकते हैं। सो एक रिएक्टेंट हिस्सा ले रहा है, सो दिस, इसका मतलब ये है कि ये एक ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर है। दो चीजें रिएक्शन में, दो चीजें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमने देखा कि एक रिएक्टेंट हिस्सा ले रहा है, तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो इस हिसाब से भी आपके जहन में ऑर्डर मैंने बता दिया। टेबल पे राइट साइड पर जो छोटा सा ब्लॉक है उसमें क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट एक्स, हाँ अच्छा ठीक है, ये टेबल में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें मुझे आने के लिए, अगर इसी रिएक्शन में मैं ए के सामने 2 लगा दूं, सपोज करते हैं बी के सामने, चलो एक मिनट काम कर, थोड़ा सही लिख लेते हैं। अगर ए के सामने मैं स्मॉल ए लिख दूं, बी के सामने मैं स्मॉल बी लिख दूं, सी के सामने मैं स्मॉल सी और डी के सामने स्मॉल डी लिख दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप ए और बी नहीं लिखोगे, एक्सपेरिमेंटली इसके सामने आप क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे इधर, और इधर वाई लिखेंगे। वजह क्या है, ए तो मोल्स है, अगर आपसे लॉ ऑफ मास सेक्शन की तरफ आते तो आप फिर वो लिख लेते, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में आपने सिर्फ वो एक्सपोनेंट देखना है जो हिस्सा ले रहा है। तो एक्स क्या चीज है, एक्स यहाँ पर ये देखो, एक्सपोनेंट एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ए चूंकि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो एक्स जो है ये ए का ऑर्डर है, सिर्फ ए का ऑर्डर है, और वाई जो है, वाई क्या है, वाई बी का ऑर्डर है। तो दो चीजें हिस्सा ले रहे हैं, उनके ऊपर एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब 1 2 3 4, वाई का मतलब है 1 2 3 4। एक्स इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और वाई जो है, वाई बी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओवरऑल अगर आप ऑर्डर देखोगे तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई को जमा करने का। तो एक्स जमा वाई, अगर आप इसको प्लस करोगे तो उसे ओवरऑल ऑर्डर बनेगा, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। आप एक्सपोनेंट को जमा करते थे ना, तो आप यहाँ पर भी जमा, सिर्फ इतना है कि एक्स किसका एक्सपोनेंट है, एक्स ए का एक्सपोनेंट है, वाई जो है वो बी का एक्सपोनेंट है। एक्स जो है ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वाई जो है वो बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो ओवरऑल रिएक्शन में इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टाइप्स 5-6 टाइप्स हैं, आपको मैं सब बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है।
ये एक होल नंबर हो सकता है, यानी ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब इस तरह से आप जा सकते हैं, 4 हो सकता है। आपकी बुक में 3 तक दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर। 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 0 भी हो सकता है, आपको आगे पता चल जाएगा। फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, इस तरह से फ्रैक्शन में भी आ सकता है। स्टार्टिंग विद द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा क्या ऐसा भी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 0 है, तो हम कहते हैं यस 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 देयर आर। एक ऐसा रिएक्शन जिसका रफ्तार इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के, ऐसे भी रफ्तार होते हैं, ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनका स्पीड रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। कैसे, मैं बताता हूं, जरा देखते जाइए। हम ए को तोड़ रहे हैं बी में, और ये हमारे पास शुरू में था 50। हमने इसको तोड़ा पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में हमने इसको चेक किया, फर्स्ट सेकंड टाइम, फर्स्ट सेकंड में चेक किया, हमने देखा कि 30 मॉलिक्यूल ऑफ ए जो है वो डिकम्पोज हो गए थे। सो इसका स्पीड क्या हुआ, 30 पर सेकेंड है। अब जाहिर है अगला सेकंड में सारा का सारा ए टूट चुका होगा। एक सेकंड में अगर 30 है, दूसरे सेकंड में 60 हो जाते हैं, लेकिन आपने टोटल 50 लिए हुए, तो सारा का सारा ए 2 सेकंड में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप रफ्तार को देखो तो 30 पर सेकंड है। हमने हमने इस सिलेक्शन को जरा दोबारा रिपीट किया, चेक करते हैं, हम अमाउंट को चेंज करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता अमाउंट का, रिएक्शन डिपेंडेंट है या नहीं है। हमने दूसरा रिएक्शन, दूसरा तजर्बा किया, हमने ए को 100 ले लिया, 100 ले लिया, ए को हमने 100 ले लिया। जब हमने ए को 100 लिया, फिर रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ए बी में कन्वर्ट हुआ। पहले सेकंड में हमने देखा कि अभी भी उसका रफ्तार 30 पर सेकंड है। क्या हो रहा है, हम अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स को ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, बट रफ्तार सेम है। फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा और ट्राई मारते हैं, हमने ए को 200 कर दिया, इसको बी में जब कन्वर्ट करना शुरू किया, तो पहले सेकंड में फिर से हमने देखा कि रफ्तार वही 30 पर सेकंड है। ऐसा रिएक्शन जिसका स्पीड रिएक्टेंट की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, इसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टाइम गुजर रहा है, वो हर सेकंड में एक खास अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट जो है वो आपको दे रहा है, यूनिफॉर्म रफ्तार से, यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट, यानी हर सेकंड में 30, अगले सेकंड में भी 30, अगले सेकंड में भी 30, हर सेकंड में 30, 30 पर सेकंड, 30 पर सेकंड, एक यूनिफॉर्म रेट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हमारे डेली लाइफ में ऐसे रिएक्शंस हैं? तो बिल्कुल जनाब, ऐसे रिएक्शंस हैं। एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हीटेड टंगस्टन, एक एग्जांपल है। अगर आप अमोनिया को तोड़ दोगे, NH3 को अगर आप तोड़ दोगे टंगस्टन के ऊपर, ये किस्म का, आप समझ लो ये किस्म का वायर है, बिजली की मदद से, बल्ब के अंदर भी इस तरह वायर आपने देखा होगा, ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इस जब गर्म हो जाता है, इस पर अमोनिया डाला जाता है, अमोनिया टूट जाएगा। अमोनिया किस चीज में टूट जाएगा? नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा, N2 और हाइड्रोजन गैस में ये टूट जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो H2 के सामने 3 आएगा, बाकी क्वेश्चन बैलेंस है। इधर मेरे ख्याल से 2 लगाएंगे हम, तो 2NH3 अगर लगाएंगे तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो इसका रफ्तार से कोई ताल्लुक है ही नहीं, सॉरी अमाउंट से कोई ताल्लुक है ही नहीं। आप अमोनिया जितना भी डाला, ज्यादा डाला करोगे, रफ्तार सेम के सेम रहेगा। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू, बार बार मैं आपके सामने रेट 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 इक्वेशन रेट
या रेट लॉ, बार बार मैं लिखता हूँ रेट लॉ, के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अमोनिया लिख रहा हूँ NH3, लिख तो रहा हूँ लेकिन ऊपर में 0 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 0। एक्सपोनेंट 0 करना होगा। अगर आप 0 नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। 0 लिखने का मतलब ये है कि अब ये वाला जो रिएक्शन है 0 की मदद से आपका ये हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा कुछ एंजाइम का जो रिएक्शंस है, एंजाइम आपको बायोलॉजी में भी आपको मैंने पढ़ाया है, एंजाइम आप लोग पढ़ चुके हो। तो एंजाइम्स के जो रिएक्शंस होते हैं, सारे नहीं तो अक्सर एंजाइम के भी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि वो 0 ऑर्डर में चले जाते हैं। ये एंजाइम का रफ्तार जो है वो 0 ऑर्डर हो जाता है। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा करो कम करो, उससे उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रफ्तार सेम रहता है। तो ये आपने एग्जाम के लिए याद रखना, कौन सा रिएक्शन 0 ऑर्डर है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकते हो। इन रिएक्शंस को हिप्स करना पड़ेगा कि ये वाला रिएक्शन आपको हिप्स करना पड़ेगा, क्योंकि तजर्बे से ही सीखना पड़ता है। एज सच देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट पावर का। फर्स्ट पावर मतलब ये है कि आप जो कंसंट्रेशन लिखोगे उधर आपने फर्स्ट पावर 1 लिखना होगा। तो ऐसा रफ्तार, ऐसा रिएक्शन का ऑर्डर वो 1 होगा। मिसाल के तौर पर इधर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 किया हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिकम्पोज करते हैं, कंपोज N2O5, इसको डिकम्पोज करोगे तो इससे आपको N2O4 मिलेगा और ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगा। इसका जो रेट है, रेट लॉ या रेट इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में लिखते हैं N2O5, इधर जस्ट 1 लिख लेते हैं। तजर्बे ने हमें बताया कि इसका एक्सपोनेंट सिर्फ 1 होके ही रफ्तार के साथ, यानी अब आपका रिएक्टेंट अगर आप N2O5 को अगर ज्यादा करोगे, ये देखो, अगर आप इसको ज्यादा करोगे रफ्तार ज्यादा हो जाएगा, अगर आप कम करोगे रफ्तार कम हो जाएगा। इसमें एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि रिएक्टेंट को ज्यादा और कम करने से रफ्तार चेंज हो रहा है। रफ्तार चेंज हो रहा है तो अब 0 ऑर्डर तो नहीं है, अलबत्ता फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी हो सकता है। फिर हमने मजीद देखा कि इसका एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट उसका 1 है, तो उसका ऑर्डर 1 है। तो ये तो बहुत आसान है, तो पता चल जाएगा कि 1 है तो 1 लिखा जाएगा। इसका ऑर्डर हो जाएगा जस्ट 1। एक और एग्जांपल भी यहाँ पर साइड पर मैंने दिया हुआ है, NH4NO2, ठीक है। ये भी अपने आप को जब तोड़ देगा 2 चीजों में, नाइट्रोजन गैस में और वाटर मॉलिक्यूल में अपने आप को तोड़ देगा। आप प्रोडक्ट को तुम देखती भी नहीं है। इसमें अगर आप देखें ना तो हमारे पास जस्ट एक रिएक्टेंट जो है, एक चीज जो है वो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका रेट को ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, और ब्रैकेट में लिखेंगे NH4NO2, तो दैट इज ऑर्डर बराबर है जस्ट 1। तो आसान है, मसले और मसाइल आगे आ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पर अब आ जाते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा? जो रेट होगा वो डिपेंड कर रहा होगा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 2 है। अगर एक्सपोनेंट्स का सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तब हम जाकर उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। एग्जांपल, ये N नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने आप को तोड़ देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। इस रिएक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें हिस्सा कितना वो ले रहे हैं? 2NO2 हिस्सा ले रहे हैं। इसका रेट हम इस तरह लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के NO2। अब यहाँ पर जैसा बैलेंस इक्वेशन कह रहा है, तजर्बा भी उसी तरह से है।
तो एक्सपेरिमेंट वाली बात इसके साथ कंफर्म हो गई। तो अब हम एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि यार वाकई में NO2 जो है उसका दो एक्सपोनेंट जो है वो रफ्तार के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो अब जो रफ्तार है वो डबल है, NO2 का एक्सपोनेंट के साथ है। तो अब इसका आप क्या करोगे, ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे इसका? ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ऐसा आप लिखोगे। ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। एक बार आपने NO2 लिखा, दूसरी बार भी आपने NO2 लिखा, तो एक एक्सपोनेंट इसका आएगा, एक एक्सपोनेंट इसका आएगा, दोनों को जमा करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो इस तरह से भी ये सेकेंड ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देखें। नेक्स्ट एग्जांपल आपके राइट साइड पर एक नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और एक ओजोन हम आपस में मिला रहे हैं, इससे NO2 और O2 बन रहा है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें, NOO3 NO2 O2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर। इसमें आपका रेट लिखने का तरीका क्या होगा? रेट लिखने का तरीका ये होगा, K लिखेंगे, इसमें एक चीज हिस्सा ले रहा है, NO हिस्सा ले रहा है, और कौन हिस्सा ले रहा है? ओजोन हिस्सा ले रहा है। दोनों के ऊपर 1 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इसका ऑर्डर है और ओजोन का ऑर्डर भी 1 है, तो दोनों को ऑर्डर आप जमा करेंगे तो यह जाएगा 2। तो इस केस में ये भी सेकेंड ऑर्डर है। ये भी तो बहुत आसान है। अब एक और एग्जांपल है, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है, आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। नीचे जो है 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ओजोन रिएक्ट करके N2O5 प्लस ऑक्सीजन बना रहा है। इधर जब आप रेट लिखते हैं, बैलेंस इक्वेशन ये बता रहा है कि 2 NO2 है, लेकिन तजर्बे ने बताया कि जनाब आपका जो NO2 है वो रफ्तार के साथ पावर 2 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, पावर 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो आप 1 लिखोगे, तजर्बा बता रहे हैं। और जब देखो इस तरह के सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको इतना बताएंगे नहीं कि आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, वो आपको इतना बताएंगे कि यार तजर्बे में ये हो रहा था, अब फिर आपने वो करना है। तो ब्रैकेट में एक NO2 लिखना है, और ओजोन तो पहले से 1 है, वो भी उन्होंने बता दिया कि ओजोन भी 1 है। कभी कभी ओजोन जो है वो 0.5 भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बताया ये 1 है। तो इस केस में अगर आप इसके ऑर्डर ऑफ NO2 1 है और ओजोन का ऑर्डर भी 1 है, तो दोनों को जमा करोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब पहला वाला रिएक्शन देखकर अंदाजा हो सकता था, दूसरा रिएक्शन देखकर अंदाजा हो रहा है, तीसरा रिएक्शन जो है उसको देखकर कंफ्यूजन है, लेकिन तजर्बे ने उसका वो क्लियर कर दिया कि ये क्यों सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में फिर बात वही है, अगर आपका रफ्तार जो है वो 3 एक्सपोनेंट का पावर के बराबर है, तो इसके लिखने के लिए हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का पावर ही 3 हो जाए तो उसका ऑर्डर सारा 3 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 हमारे पास A हूं और एक हमारे पास B हूं, तो इस केस में भी ऑर्डर 3 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक A हूं, एक B हूं और एक C हूं। A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन, ये 3 के 3 हिस्सा ले रहे हैं। ए का ऑर्डर 1 है, बी का ऑर्डर 1 है, सी का ऑर्डर 1 है, तो इस केस में भी इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 आ सकते हैं। 3 चीजें हिस्सा ले रही हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो सकते हैं। 2 चीजें हिस्सा ले रहे हैं, एक का एक्सपोनेंट 2 है और दूसरे का एक्सपोनेंट 1 है, तो 2 जमा 1, इस तरफ भी 3 हो सकता है। 2 चीजें हिस्सा ले रहे हैं 2, लेकिन एक का एक्सपेरिमेंट 2 है, दूसरे एक्सपेरिमेंट 1 है, तो 3 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक चीज हिस्सा ले रहा है लेकिन उसका एक्सपोनेंट 3 आ रहा है, तो उस केस में भी आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है। चले थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का आपको मैं एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, NO और 2NO और ऑक्सीजन का। 2NO और एक ऑक्सीजन ये मिलने जा रहे हैं,
इससे 2NO2 बन रहा है। ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप जरा देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन है तो इसमें भी 4 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन इसमें है, बैलेंस है। अगर इसका रेट देखोगे, अगर आप इसका रेट इक्वेशन लिखोगे, आइए आप इसका रेट लॉ लिख रहे हैं, ये जो मैं बार बार, ये सारा रेट लॉ है, ठीक है। तो के लिखना पड़ेगा NO ब्रिकेट। वैसे आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यह 2 लिखना है कि नहीं लिखना है। एक्सपेरिमेंट अगर बता रहा है कि जी हाँ 2 के साथ इसका रिलेशन है, एक्सपेरिमेंट 2 के साथ, तो फिर आप इधर क्या लिखोगे 2, और हमने तजर्बे ने हमें बताया था कि 2 है, तो और ऑक्सीजन हमें तजर्बे में बताया था कि 1 है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, ऑर्डर इसका 2 है और ऑक्सीजन का ऑर्डर 1 है, तो सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट इज 3, तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर। एक और एग्जांपल भी है, FeCl3 का है, 2FeCl3, 2 FeCl3 मिल रहे हैं 6 पोटेशियम आयोडाइड के साथ, 2FI2 बन रहा है KCl, फलाना 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 बन रहा है, इसको छोड़ो। इसमें जरा मजे की बात है, देखो 2 चीजें हिस्सा ले रही है, पोटेशियम आयोडाइड हिस्सा ले रहा है और FeCl3, 2 अलग अलग चीजें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उसमें से जो FeCl3 है उसके 2 मोल्स है और पोटेशियम आयोडाइड के 6 है। अगर लॉ ऑफ मास सेक्शन से देखा जाए, उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसका ऑर्डर तो 8 आएगा। इसका ऑर्डर कितना आएगा? 8 आएगा। छह इधर ऊपर लिखना पड़ेगा, तो 2 लिखोगे तो 6 जमा 2 तो 8 आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि जनाब जब आप ये रिएक्शन करोगे तो आपका एक FeCl3 जो है वो रिलेट कर रहा है और Ki सिर्फ 2 रिलेट कर रहे हैं, तो मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, ये मिट जाएगा। तजर्बे ने बताया, एक्सपेरिमेंट ने, कि FeCl3 सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। FeCl3 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है FeCl3, लेकिन Ki जो है उसका 2 है, इसका एक्सपेरिमेंट 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, FeCl3 का 1 है। तो जब आप जाहिर है प्लस करोगे, इसका ऑर्डर 1 है, उसका ऑर्डर 2 है, दोनों को जमा करोगे ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 3 आएगा। तो अब आपका, आई थिंक यस नाउ बिकम रियली वेरी मच इजी फॉर यू गाइस। फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये भी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन। ये है हाइड्रोजन और ब्रोमीन, जब आप आपस में मिलाते हैं तो 2HBr बन जाता है। ये बिल्कुल एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर आप इसका रेट लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि के हाइड्रोजन 1 है, ब्रोमीन 1 है, तो अगर आप इसको जमा करोगे तो 2 आएगा, बट ऐसा नहीं था। तजर्बे ने बताया कि हाइड्रोजन गैस एक एक्सपोनेंट के साथ रिलेट कर रहा है रेट रफ्तार के साथ, लेकिन जो ब्रोमीन है वो 1/2 के हिसाब से जा रहा है, वो 1 मोल से नहीं जा रहा है, वो 1/2 के हिसाब से उसका तजर्बे के दौरान ये पता चला। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसका रेट ऑफ ऑर्डर से लिखोगे, इसको लिखोगे 1 प्लस 1/2, 1/2 तो इसके भी बराबर है, 0.5 के भी तो बराबर है ना, तो 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। तो देखो इसका ऑर्डर जो है ये 1.5 आ गया, ठीक है। इसी तरह CHCl3 और Cl2 जब ये मिलके CCl2 CCl4 और HCl बनाएगा, तो उसमें भी वही ऑर्डर है। इसमें रेट का लिखने का तरीका ये होगा, रेट इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर CHCl3 हिस्सा ले रहा है, उसका एक एक्सपोनेंट है, जबकि Cl2 क्लोरीन गैस हिस्सा ले रहा है, उसका भी 1/2 है। अगर आप इसको जमा करोगे तो 1 प्लस 0.5 अगेन 1.5 आपको ऑर्डर देगा, फ्रैक्शन में आ रहा है। इस तरह सीडो फर्स्ट ऑर्डर इज द लास्ट थिंग, ये बिल्कुल आखिरी चीज है, ठीक है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सीडो का मतलब है झूठा। बाज रिएक्शन ऐसे हैं, दिखते ऐसे हैं कि A प्लस B मिलके C बना रहा है,
ए का ऑर्डर 1 है, हिस्सा ले रहा है बिल्कुल पक्का, ए का ऑर्डर 1 है, बी भी हिस्सा ले रहा है बिल्कुल, उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही हिस्सा ले रहा है, तो एक ऑर्डर इसका हो जाएगा। लगता ऐसा है, लगता ऐसा है, लगता ऐसा है, सीम्स लाइक इट इज सेकेंड ऑर्डर, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है। दिखता 2 है लेकिन हकीकत में ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऐसा रिएक्शन सीडो ऑर्डर कहलाता है। अब मैं आपको इसका ओरिजिनल मीनिंग बताता हूँ, इधर भी आप थोड़ी से कंफ्यूज होंगे, मैं एक मिसाल बताता हूँ। बाज रिएक्शन पानी के अंदर होते हैं, ए कम है, पानी बहुत ज्यादा है, पानी 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 वाटर, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इतना ज्यादा है कि उससे इतना कम अमाउंट निकला हुआ कि पता ही नहीं चला कि उससे कुछ अमाउंट निकला हुआ है। पानी ने अपने आप को, सॉल्वेंट ने हिस्सा लिया हुआ है, ये तो हिस्सा ले रहा है, सॉल्वेंट भी हिस्सा ले रहा है, लेकिन वो जो पानी है वो इतना कम हिस्सा ले रहा है कि उसका अमाउंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, अमाउंट बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में सिर्फ ए ने हिस्सा लिया हुआ है, सिर्फ ए ने हिस्सा लिया हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर। अब ये एग्जांपल आपका है, क्या चीज एग्जांपल है? CH3, 2 बार CH3 है, 3 बार CH3, इधर भी CH3, यहां पर भी CH3, और इसके साथ एक ब्रोमीन अटैच है। जब आप उसको पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? CH3, 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 यहां पर कार्बन के साथ क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, और आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा HBr। इस रिएक्शन में दो चीजें हिस्सा ले रही है, पानी भी हिस्सा ले रहा है, और ये CH3, CCH3Br, ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं। लगता ऐसा कि ये 2 सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन सॉल्वेंट इतना ज्यादा है, उसका इतना कम अमाउंट खर्च हुआ है कि सॉल्वेंट तकरीबन कांस्टेंट हुआ, सॉल्वेंट चेंज नहीं हुआ। तो जब सॉल्वेंट चेंज नहीं हुआ, इसने यूं समझे हिस्सा लिया ही नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सीडो फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर तो आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, एक का तो हिस्सा है। सीडो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पानी ने हिस्सा लिया तो है, लेकिन पानी एक कांस्टेंट है, सॉल्वेंट कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रखा गया है। ये कौन सा रिएक्शन है? बाई मालिकुलर रिएक्शन है। बाई मालिकुलर, इसमें दो चीजें हिस्सा ले रही है, लगता है 2 ऑर्डर है। बाई मालिकुलर मीन दो चीजें हिस्सा ले रही है, फॉर विच द सॉल्वेंट इज इन एक्सेस, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट, और वो बिल्कुल कांस्टेंट है, does not take part in the rate determining step, so that is why this is called pseudo first order reaction। बस, इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में हम आपको बताएंगे कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रफ्तार को चेंज करते हैं। तब आपसे दोबारा मुलाकात होगी।